हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी का यह वीडियो है। इसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कैसे खोज की गई थी उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ में इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि किसी भी कोशिका से कैसे डीएनए को हम अलग करते हैं, कैसे पृथक करते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ साथ में हमने एक वीडियो और अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए, ठीक है ना, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक। ये भी हमने वीडियो अपलोड किया था, उसको भी आप लोग देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि हुआ क्या था। हमने एक कोशिका लिया था। क्या लिया था? एक कोशिका लिया था। मान लीजिए क्या था, एक कोशिका था। इस कोशिका के अंदर ये क्या केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक है, ठीक है ना। और ये क्या है? पूरी की पूरी ये कोशिका है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता था? ये डीएनए पाया जाता था। क्या पाया जाता था? डीएनए पाया जाता था। हमने क्या किया था, इस डीएनए को यहाँ से निकाल लिया था। डीएनए को यहाँ से ऐसे निकाल लिया था। हमने कहा था कि इस डीएनए पे कोई जीन पाई जाती है जिसकी कॉपी करवाना है। आप गौर से सुनिएगा एकदम, ठीक है ना। इस डीएनए पे कोई जीन पाई जाती है जिसकी हमको कॉपी करवाना है। तो कॉपी करवाने के लिए हम पूरे डीएनए की कॉपी करवाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इस डीएनए को यहाँ से और यहाँ से काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ से काट के इतना हम डीएनए अलग कर लेंगे। एक ये फ्रेगमेंट हो जाएगा, एक डीएनए का खंड हो जाएगा जिसकी हम कॉपी बनवाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो इस डीएनए को काटने के लिए फिर हमको किसी न किसी चीज की आवश्यकता होगी। आवश्यकता किसकी होगी? एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो वो एंजाइम की खोज कैसे की गई थी जो डीएनए को काटता है, ठीक है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। अब सुनिएगा, हुआ क्या था कि एक हम बैक्टीरिया लेते हैं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनिएगा। यह एक ई कोलाई बैक्टीरिया है और इसका ये क्या है? जीनोमिक डीएनए है। क्या है? जीनोमिक डीएनए है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हुआ क्या कि इसी ई कोलाई बैक्टीरिया को कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस थे, कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस थे जो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने की कोशिश कर रहे थे। बात समझ आई? जब इस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने की कोशिश कर रहे थे तो इनका जो जीनोमिक मटेरियल है वायरस का, वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर तो हो गया, सही है। यहाँ तक ये इंटर तो बैक्टीरिया के अंदर हो गया, लेकिन बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड नहीं कर पाया, बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। क्यों नहीं नुकसान पहुंचा पाया? उसका कारण ये था कि बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता था जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम दिया। जिस एंजाइम का नाम हमने क्या रखा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम रखा, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ में एक और एंजाइम पाया जाता था जिसे मिथाइलेज एंजाइम कहते थे, ठीक है ना। अब ये दो एंजाइम पाए गए। होता क्या था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यह डीएनए को काटता है। ये डीएनए को क्या करता है? काटता है, कट करता है डीएनए को, ठीक है ना। और ये जो मिथाइलेज एंजाइम है, ये एक डीएनए को बचाने वाले कार्य करता है। कैसे? जब मान लीजिए ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ये इसका जीनोमिक डीएनए, ये क्या है? इसका जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है। इतनी बात समझ आई। अब ये जीनोमिक डीएनए में सीक्वेंस आप जानते हैं, सीक्वेंस क्या होगा? ATCGAT इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें A व C वाले पे ये मेथाइलेज एंजाइम मेथिल जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? मेथिल, ठीक है ना, जोड़ देता है। मेथाइलेशन जिसे हम कहते हैं, मेथिल को जोड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेथाइलेशन कहते हैं। तो ये क्या कर देगा? ये वाले एडेनिन या साइटोसिन पे मेथाइलेशन कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये मेथिल इस पे जोड़ेगा। जब मेथिल जोड़ देगा बैक्टीरिया वाले डीएनए पे, तो इस बैक्टीरिया वाले डीएनए को रिस्ट्रक्शन एंजाइम नहीं काटेगा। बात समझ आई? रिस्ट्रक्शन एंजाइम इस बैक्टीरिया वाले डीएनए को नहीं काटेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो आपका वायरस वाला डीएनए जो इंटर किया है, ठीक ना, उस पे ये मेथाइलेशन नहीं होता है, मतलब ये मेथाइलेज एंजाइम उस पे मेथिल को नहीं जोड़ता है। तो अब रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस वायरस वाले डीएनए को ये खंडित कर देगा। और आप जानते हैं जब किसी भी जीव के या किसी भी सेल के डीएनए को खंडित कर दिया जाता है तो नॉन फंक्शनल हो जाती है, ठीक है ना। फिर वो रिप्लिकेशन का कार्य या फिर वो ट्रांसक्रिप्शन का कार्य संभव नहीं कर पाएगा, ना तो प्रोटीन बना पाएगा। बातें समझ में आई? तो हुआ क्या था कि एक कोई बैक्टीरिया हमने लिया, बैक्टीरिया को हमने क्या किया है, एक संवर्धन माध्यम रखा है और उस संवर्धन माध्यम में, ठीक है ना, हमने क्या किया, जीवाणु भोजी और ई कोलाई बैक्टीरिया दोनों को डाल दिया। जब दोनों को डाल दिया तो हमने ये देखा कि जो जीवाणु भोजी था वो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड नहीं कर पाया और नुकसान नहीं पहुंचा पाया। क्यों नहीं नुकसान को पहुंचा पाया? क्योंकि बैक्टीरिया का, ठीक है ना, जो डीएनए था और वायरस का जो डीएनए था वो आपस में जुड़ नहीं पाया। बात समझ में आई? जब वो जुड़ेगा नहीं तो वायरस उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन क्यों नहीं जुड़ पाया? उसका कारण ये था कि बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता था, रिस्ट्रक्शन एंजाइम पाया जाता था। रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करता है, वो डीएनए को काटने का कार्य करता है। और साथ साथ में बैक्टीरिया के अंदर और क्या पाया जाता है, मेथाइलेज एंजाइम पाया जाता है। मेथाइलेज एंजाइम क्या करता है, जहां पे एडेनिन या साइटोसिन होंगे, ठीक है ना, वहां पे यह मेथिल को जोड़ेगा। जब ये मेथिल को जोड़ देगा तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को खंड को नहीं काटेगा या उस डीएनए को नहीं काटेगा जिसपे मेथिल जुड़ा रहेगा। बाकी जिसपे मेथिल नहीं जुड़ा रहेगा उस डीएनए को काटने का कार्य करेगा कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको आंखें तो है नहीं, ये देखेगा कि हमारा डीएनए किसका डीएनए है, इसको फिर कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ इस प्रकार से चाहिए जैसे वो कार्य करे। तो यहाँ पे रासायनिक पदार्थ क्या हो गया इसका, ठीक है ना, मेथिल हो गया, कि जहां पे मेथिल रहेगा वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना, नहीं काटेगा, नहीं कार्य करेगा। लेकिन जिस डीएनए पे मेथिल नहीं पाया जाएगा उस डीएनए को काट पीट के बराबर कर देगा, ठीक है ना, वो फिर क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे डीएनए को कौन काट रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट रहा है। इस प्रकार से डीएनए को काटने वाले एंजाइम की खोज की गई। बातें समझ में आई? फिर उसके बाद अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए को काटने वाले एंजाइम की खोज कर दी गई तो सबसे पहले कौन सी एंजाइम की खोज की गई थी, तो आपको नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले एंजाइम खोजा जाने वाला कौन सा है, हिंद सेकंड है। ये नाम आपको याद होना अनिवार्य है, ठीक है ना। सबसे पहला खोजा जाने वाला एंजाइम कौन सा है भैया, हिंद सेकंड है, ठीक है ना। लेकिन अब कहेंगे आप ये सेकंड क्यों हो गया, हिंद फर्स्ट खोजा गया था लेकिन उसका फंक्शन हमको पता नहीं था, हिंद सेकंड खोजा गया और इसका फंक्शन उससे पहले हमको पता चल गया, इसीलिए इसको पहला खोजा जाने वाला एंजाइम बोला जाता है, ठीक है ना। किसको, हिंद सेकंड को। मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज हुई है या एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज हुई है, ठीक है ना, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के अणुओं को काटने का कार्य करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। इतनी बात आपको कंफर्म हुई। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा कि हिंद सेकंड या हिंद फर्स्ट या बाम फर्स्ट, सालवन, ठीक है ना, जितने भी नाम ले रहा हूं मैं, ठीक ना, इकोआर फर्स्ट, इकोआर सेकंड, ठीक ना, या इको आर 5, ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं सब के सब क्या हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब थोड़ा और गौर से सुनिएगा थोड़ी सी बातें, कि आप जानते हैं बैक्टीरिया जो अभी तक के ज्ञात किया गया है वो 230 स्ट्रेन है। स्ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, अब सुनिएगा। आप जानते हैं इसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वाला। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का जब आप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप लोगों ने 2 स्ट्रेन पढ़ा था, एक आर स्ट्रेन पढ़ा था और एक
यस स्ट्रेन पढ़ा था। आर स्ट्रेन जो होता था, ठीक है ना, वो क्या करता था, वह निमोनिया नहीं उत्पन्न करता था, और यस स्ट्रेन जो होता था वो निमोनिया उत्पन्न करता था। इतनी बात, मतलब क्या, एक ही बैक्टीरिया, उसके स्ट्रेन कितने हैं, 2 हैं, प्रभेद जिसे हम कहते हैं हिंदी में। प्रभेद कितने हैं, 2। कौन कौन, ठीक है ना, एक आप जानते होंगे उग्र प्रभेद, एक अनुग्र प्रभेद, एक यस, एक कौन सा, आर था। इतनी बात समझ में। उसी प्रकार से, ठीक है ना, उसी प्रकार से बैक्टीरिया का जो प्रभेद है, स्ट्रेन है, वो 230 प्रकार के होंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है कि 230 प्रकार के बैक्टीरिया के प्रभेद ज्ञात किए गए हैं। जो 230 प्रकार के बैक्टीरिया के प्रभेद ज्ञात किए गए हैं, तो उनसे जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम खोजे गए हैं वो 900 प्रकार के हैं। फिर से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कौन कौन सा था, ठीक है ना, वो आपका आर प्रभेद था और यस प्रभेद था, ठीक है ना। लेकिन ये आर और यस प्रभेद जो है वो किसका है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का है, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का है। अब ये बैक्टीरिया तो एक ही है, लेकिन प्रभेद कितना है, यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया। कौन कौन सा, R1 और यस नंबर 2 हो गया, 2 हुआ, लेकिन बैक्टीरिया कितना है, 1 है। तो इसी प्रकार से हम क्या कह रहे हैं कि 230 बैक्टीरिया के प्रभेद खोजे गए हैं। बात समझ में आई, मतलब क्या, 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन में से, 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेनिंग में से, ठीक ना, प्रभेद से 900 प्रकार के, 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं। अब समझ में आई बात, ठीक है ना। तो 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है, सबसे पहला खोजे जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपको अभी जस्ट हमने बताया, हिंद सेकेंड। हिंद सेकेंड एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे पहले खोजा गया था, ठीक। उसी के साथ साथ में अब रिस्ट्रक्शन एंजाइम के हमें रिस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंडो रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा एक्सो रिस्ट्रक्शन एंजाइम। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है ना। इसको भी सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, रिस्ट्रक्शन एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। बात समझ में आई, कैसे लिखना क्या है आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। पहली कंडीशन क्या, कि अगर हम बात कर लें कि रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज क्या है, ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए सिर्फ कि जो आपका आणविक कैंची है, ठीक है ना, रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होगा, नंबर 1 आपको याद रखना है एंडोन्यूक्लियेज, नंबर 2 याद रखना है एक्सोन्यूक्लियेज। अब इंडो और एक्सो क्या होते हैं, यदि किसी भी डीएनए को आप काटते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी डीएनए को आप काटते हैं तो लास्ट वाला छोड़ के बीच से कहीं से काट देते हैं, मतलब लास्ट का न्यूक्लियोटाइड छोड़ के बीच से आप कहीं से काट देंगे तो वो इंडोन्यूक्लियेज का कार्य होगा। मतलब
कौन काटेगा? वो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काटेगा उसको। यदि आप बीच से कहीं से छोड़ के, यदि आप बीच वाले डीएनए खंड को, जैसे देखिए इधर, जैसे ये हमने क्या ले लिया? डीएनए खंड ले लिया, ठीक है ना। ये क्या है? डीएनए खंड है। डीएनए खंड पे यहाँ पे मान लीजिए ए और टी है, यहाँ पे मान लीजिए टी और ए है। बात समझ आई? ठीक। अब क्या है, अगर इस लास्ट छोर को हम यहाँ से काट दे रहे हैं या फिर लास्ट छोर को यहाँ से काट रहे हैं, तो इसका मतलब कौन काट रहा है? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम काट रहा है। किसको काट रहा है? डीएनए को। बात समझ में? यदि हम लास्ट वाले छोर को छोड़ दें, बीच से कहीं से डीएनए को काट दें, अगर लास्ट वाले छोर को छोड़ के बीच से कहीं से डीएनए को काट दें, तो वो कौन काटेगा? फिर इंडोन्यूक्लियेज, ठीक ना, एंजाइम काटेगा। बात समझ में आई? कौन एंजाइम काटेगा? इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काटेगा। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज जिसे हम पूरा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको याद रखना है। दूसरी बात, अब रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो डीएनए को काटता है, ठीक ना, रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो डीएनए को काटता है वो दो प्रकार से काटता है। ठीक, कौन कौन सा? एक आप जानते होंगे ब्लंट एंड, एक होता है स्टिकी एंड। दो कंडीशन होती है, गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में डीएनए को यदि काट रहा है तो क्या है, जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पे हम ब्लंट एंड, ठीक है ना। ब्लंट एंड क्या होता है? जब मान लीजिए कोई भी अगर डीएनए है, ये डीएनए का खंड है कोई भी, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, फिर एडेनिन थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये हमने रख दिया इस प्रकार से। इनके बीच में हाइड्रोजन बंध को लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। इनके बीच में हाइड्रोजन बंध को हमने लगा दिया, ये एक रज्जुक दूसरे रज्जुक से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ गया है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को दोनों छोर से, ठीक है ना, इस डीएनए को, ये आपका पहला रज्जुक ये दूसरा रज्जुक, दोनों रज्जुक को साथ में काट दे और ये कुछ इस प्रकार से अलग हो जाएं, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, फिर यहाँ पे थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, और ये अलग हो गया इधर, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, थाइमिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, मतलब ये डीएनए कट गया, दोनों रज्जुक एक साथ अगर कट गए, ठीक है ना, तो ये जो रज्जुक कटे हैं, ठीक ना, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपके फास्फोइस्टर बंध ही टूटते हैं। कौन से बंध टूटते हैं? फास्फोइस्टर बंध, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लंट एंड में फास्फोइस्टर में फास्फोइस्टर बॉन्ड ही टूटते हैं, ठीक है ना। कौन से? फास्फोइस्टर बंध ही टूटते हैं। दूसरी बात इसमें ये भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें कहीं पे हाइड्रोजन बंध नहीं टूटा है, ठीक ना, तो ब्लंट एंड, ठीक ना, नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी होता है, क्योंकि एच बॉन्ड नहीं टूटते हैं। बात समझ आई आपको? हमने क्या कहा? फिर से सुनिए, गौर से सुनिएगा, क्या चीजें हम बता रहे हैं आपको गौर से सुनने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। हमने कहा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है, सही बात है, चलिए ठीक है।
डीएनए को काटने का तरीका हमने बताया आपको कि क्या, यदि किसी भी डीएनए को लास्ट छोर से काट रहा तो एक्सोन्यूक्लियोज होगा, यदि 20 से काट रहा है डीएनए को लास्ट छोड़ के कहीं से 20 से काट रहा है तो एंडोन्यूक्लियोज होगा। चलिए ये भी बातें आपको कंफर्म हो गई। यदि कोई रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ठीक ना, डीएनए के खंडों को एक साथ दोनों रज्जु को, ठीक ना, एक ही पेयर के न्यूक्लियोटाइड से अलग कर दे रहा है, मतलब ये एक पेयर है, देखिए ग्वानिन साइटोसिन एक पेयर है, ये एडेनिन थायमिन एक पेयर है, इसी पेयर से इसको अलग कर दिया जा रहा है। तो जब इसी पेयर से यहाँ पे अलग कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये जो आपका इंड बन रहा है, इस इंड को हम ब्लंट इंड कहते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी बात, ब्लंट इंड में सिर्फ फास्फोइस्टर बंध ही टूटते हैं। आपको पता होगा एक रज्जु के श्रृंखलाओं का निर्माण जब किया जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बनाया जाता है, तो ग्वानिन और एडेनिन के बीच में फास्फोडाइस्टर बंध बना था, तभी जाके श्रृंखला बनी थी। तो ये जो बंध बना था फास्फोडाइस्टर बंध, इसी बंध को तोड़ा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी इसी बंध को, सिर्फ किसको तोड़ा जाता है, फास्फोइस्टर बंध को तोड़ा जाता है। इसमें, ठीक ना, हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ा जाता, इसलिए ब्लंट इंड नॉन स्टिकी होता है, स्टिकी नहीं होता है। बात समझ में आई? इसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में ना के बराबर होता है, या इसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में नहीं किया जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर से सुनिएगा, ठीक है ना, क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमको स्टिकी इंड की आवश्यकता पड़ती है। डीएनए की कौन सी? हमको डीएनए के, ठीक ना, डीएनए की स्टिकी इंड की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी में किसका उपयोग किया जाएगा? स्टिकी इंड का उपयोग किया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टिकी इंड क्या होता है उसको पढ़ लें। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुन भी लिया, ब्लंट इंड क्या है। अब हम स्टिकी इंड पढ़ रहे हैं, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से तुरंत, उसके बाद मैं इसको साफ करूँ, ठीक है भैया। चलिए अब हम टाइम कम देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के, ठीक है ना, जो नोट करना होता है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो लंबा ना हो बहुत ज़्यादा, इसलिए हम थोड़ा तेजी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, वीडियो को 1.5 करके देखना पड़ता है। चलिए अब हम स्टिकी इंड के बारे में पढ़ेंगे। स्टिकी इंड, स्टिकी इंड क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कैसे काटता है, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए कोई एक इस प्रकार से डीएनए हमने ले लिया, डीएनए एक खंड हुआ, ठीक है ना। ये जो डीएनए खंड है यहाँ पे ए टी, ठीक, ए जी, और यहाँ पे भी ए जी, फिर यहाँ पे मान लीजिए सी कर देंगे तो यहाँ पे भी सी होगा, फिर यहाँ पे टी कर देंगे तो यहाँ पे भी टी होगा, फिर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जी हो जाएगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब कोई भी मान लीजिए इनके बीच में हाइड्रोजन बंध ऐसे जोड़ दिए, हाइड्रोजन बंध जोड़ रहे हैं, चलिए हाइड्रोजन बंध को हमने लगा दिया, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ गए आपस में। अब क्या होता है कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम, रिस्ट्रक्शन न्यूक्लिएज, ठीक है ना, एंजाइम, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ये क्या करता है? सबसे पहली बात तो ये पैलिंड्रोम, सबसे पहली बात तो ये पैलिंड्रोम
से ही डीएनए को काटता है। सबसे पहली बात नोट है, समझ लीजिए, इसको आप नोट लिखिए, ठीक है ना, बड़े में। दूसरी बात ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने आप में विशिष्ट होता है। अपने आप में विशिष्ट होने का मतलब क्या है कि वो डीएनए को रीड करेगा, रीड करने के बाद उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि वो डीएनए को कहाँ से काटेगा। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए अगर हम हिंद के बारे में बात कर लें, हिंद सेकंड के बारे में, तो हिंद सेकंड की मान लीजिए एक शर्त हम रखते हैं कि हिंद सेकंड यह एंजाइम डीएनए को सिर्फ एडेनिन व ग्वानिन के बीच से ही काटता है। बातें आपको समझ में आ रही हैं? फिर से सुनिएगा, हमने क्या लिखा। हमने कहा यदि हम हिंद सेकंड के बारे में बात करें, ठीक ना, इसका हमने क्लासिफिकेशन नहीं करवाया, अभी नामकरण नहीं करवाया, नोमेनक्लेचर अभी करवा रहे हैं। इसमें हिंद सेकंड के बारे में बात करें, हिंद सेकंड क्या एक रिस्ट्रिक्शन है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। चलिए इतनी बातें आपको कंफर्म है। एंडोन्यूक्लियेज, इंडो का मतलब क्या हुआ, ये लास्ट छोर के बीच से कहीं से काटेगा, ठीक है, ये भी बात सही है। यहाँ पे हम 2-3 छोर और लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, जाने दीजिए, आप समझ लीजिए ये लास्ट छोर, ठीक है ना। इंडो का मतलब क्या, ये लास्ट छोर को छोड़ के बीच से कहीं से काटेगा, ये भी बात हमको कंफर्म हो गई। दूसरी बात, ठीक है ना, यह एंजाइम डीएनए को सिर्फ ए और जी के बीच से ही काटेगा, मतलब ए और जी जहां पे रहेंगे उसके बीच से डीएनए को काटेगा। तो यहां से काट दिया, लेकिन यहाँ पे ए और जी नहीं है, तो मतलब क्या, इस प्रकार से सीधे डीएनए को नहीं काटेगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, ठीक है ना। क्या, फिर से सुनिएगा, इसका कुछ शर्त ये है कि डीएनए को ये यहां से ही काटेगा, कंफर्म हुआ। लेकिन जब ये यहाँ से ए और जी के बीच में, मतलब एडेनिन और ग्वानिन के बीच से काटेगा किसी भी रज्जुक को, लेकिन यहाँ पे तो दूसरी श्रृंखला में ग्वानिन और एडेनिन तो है नहीं, पहली रज्जुक में है, दूसरे रज्जुक में तो नहीं है। जब दूसरी रज्जुक में नहीं है तो क्या सिर्फ ये एक के रज्जुक को काटेगा? नहीं, काटेगा दोनों रज्जुक को। लेकिन उसका कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए ए और जी है, तो ये यहाँ से एक रज्जुक को यहाँ से काट दिया, दूसरे रज्जुक को कहाँ से काटेगा? यहाँ से काटेगा, ठीक है ना। जब यहाँ से काटेगा तो ये कुछ इस प्रकार से काटेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इधर ही अलग कर देगा, फिर यहाँ से ये वाला भाग इतना अलग कर देगा। बात सुन भाई, तो ये वाले भाग को अगर हम अलग करेंगे कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। यहाँ पे GCT फिर क्या है GCT है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड सिर्फ है ए है, तो मतलब ये वाला भाग इतना क्या हुआ, कट के अलग हो गया। देखिए ए इतना भाग काट के अलग कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरा वाला भाग जो काट के अलग किया गया वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे ए है ऊपर, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये छोटा सा खंड था, यहाँ पे नीचे बड़ा वाला है, क्या है यहाँ पे टी है, सी है, जी है, फिर टी है, फिर सी है, फिर जी है, मतलब अब ये इतना भाग काट के अलग कर दिया गया है। बात समझ में? तो ये दोनों किसकी वजह से, ये दोनों कैसे जुड़े थे, ये दोनों हाइड्रोजन बंध से जुड़े थे ना। लेकिन जब हाइड्रोजन बंध को यहाँ पे तोड़ दिया गया है तो ये जो इंड प्राप्त हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टिकी इंड कहते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को स्टिकी इंड क्या है? फिर से सुनिए, ये जो इंड प्राप्त हुआ है, ठीक ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टिकी इंड कहते हैं। तो ये आपका ब्लंट और स्टिकी इंड समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब यहाँ पे एक शब्द हमने लिखा है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, अब उसको सुनिएगा। जब कभी भी किसी डीएनए के श्रृंखलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, पैलिंड्रोम एक, ठीक है ना, लंबी टॉपिक है, फिर भी यहाँ पे आप समझ लीजिए इतना। पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, जब कोई भी अगर डीएनए की श्रृंखला हो, यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है,
अगर इधर से हम पढ़ते हैं तो इस श्रृंखला में, तो दूसरी वाली श्रृंखला को हम इधर से पढ़ेंगे तो वही चीज आना चाहिए। अगर वही चीज आ रही है तो इसी को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। फिर से देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसको हमने पढ़ा, पहले एडेनिन आया, दूसरे नंबर पे ग्वानिन, तीसरे नंबर पे साइटोसिन आया। तो इसको पढ़ेंगे जब हम इधर से तो इसपे भी सेम वही आना चाहिए, पहले नंबर पे एडेनिन है, दूसरे नंबर पे ग्वानिन, तीसरे नंबर पे साइटोसिन, ठीक है ना। चौथे नंबर पे इसमें देखिए थाइमिन है तो इसमें भी थाइमिन है, ठीक है ना। पांचवें नंबर पे इसमें देखिए साइटोसिन है तो वहां पे ग्वानिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पांचों देखिए 1 2 3 4, पांचवें नंबर पे इसमें ग्वानिन है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे इसमें भी ग्वानिन है। तो इस प्रकार से अगर जिस साइड से इधर से पढ़ रहे हैं जो आ रहा वही इधर से भी पढ़ने पे आएगा, उसी को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी फिर क्या देती है कि मलयालम, ठीक है ना, ये भी पैलिंड्रोम है। उसके बाद अगर हम बात करें मैडम, जहाज, जैसे इसका एग्जाम्पल एक आसान हो गया, जहाज, ठीक है ना। देखिए जहाज को चाहे इधर से पढ़िए तो वो जहाज होगा, चाहे इधर से पढ़िए तो भी जहाज होगा। वही चीज मैं बता रहा हूं कि क्या है पैलिंड्रोम। तो डीएनए में पैलिंड्रोम ढूंढता है पहले, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, फिर उसके बाद उसको काटता है, तब जाके हमको स्टिकी एंड मिलेगा, नहीं तो स्टिकी एंड नहीं मिलता है। बात समझ में आई इतनी, ठीक है ना। आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर सुनो, मैं एक तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल पैलिंड्रोम को अच्छा सा। तेजू के पापा के जूते, देखो पैलिंड्रोम है ये, मेरे तरफ से देख लो, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। तेजू के पापा के जूते, इधर से पढ़ो, तेजू के पापा के जूते, आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यह भी एक पैलिंड्रोम है, ठीक है ना। तो मैं यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक। अब आपको पता हो गया होगा कि किस प्रकार से किसी डीएनए को काटा जाता है और किसी डीएनए से किस प्रकार से हमें जिस जीन की कॉपी बनवाना है उसे जीन को हम काट के निकालेंगे। किसकी सहायता से निकालेंगे, रिस्ट्रक्शन एंजाइम की सहायता से। रिस्ट्रक्शन एंजाइम की खोज कैसे की गई थी, क्या संभव था, वो सारी चीजों के बारे में हमने बहुत बेहतर तरीके से बातें कर ली हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट लेंगे और क्या कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। चलिए नामकरण कर लीजिए आप, किसका, रिस्ट्रक्शन एंजाइम का। रिस्ट्रक्शन एंजाइम का जो नामकरण होता है, जैसे मैं अगर आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले हम हिंद के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हिंद सेकेंड, ठीक ना, एक एंजाइम है हिंद सेकेंड एंजाइम है। ये कैसे इसका नाम पड़ा हिंद सेकेंड, तो इसका नोमेनक्लेचर हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम का, थोड़ा गौर से देखिएगा। तो एच को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एच का मतलब क्या होता है, हीमोफिलस, ठीक है ना। एच का मतलब क्या होता है, हीमोफिलस होता है। आई एन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंजा, डी क्या है, यह स्ट्रेन है, ये क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में भी बताया था आपको, ठीक ना। ये सेकंड क्या है, ये ऑर्डर नंबर है, ये क्या भैया, ऑर्डर नंबर है। समझ में आया, फिर से सुनो। ये एच का मतलब हीमोफिलस, हीमोफिलस क्या है, ये बैक्टीरिया का जीनस है। हीमोफिलस क्या है, ये बैक्टीरिया का जीनस है, ठीक है ना। और आईएन क्या है, इन्फ्लुएंजा, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है। बात समझ में आई। जिस बैक्टीरिया से यह हिंद सेकेंड एंजाइम रिस्ट्रक्शन एंजाइम निकाला गया था या खोज की गई थी जिस बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है ना। डी क्या, स्ट्रेन है, उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन क्या था, डी था। ये सेकंड क्या है, सेकंड ये ऑर्डर नंबर है, मतलब हिंद जो हीमोफिलस से बैक्टीरिया से जो डीएनए हीमोफिलस बैक्टीरिया से जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम खोजा गया, तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम कौन सा है, दूसरा वाला है, ऑर्डर नंबर है। बात समझ में आई। तो ये इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। जैसे हम एक ठो और बता दे रहे हैं आपको, ऐसे लिख दे रहे हैं,
ठीक है। इको आर फर्स्ट, देखो इको आर फर्स्ट को देख लो आप। इको, ई का मतलब स्टेरेसिया, को का मतलब क्या, कोलाई, आर का मतलब क्या, स्ट्रेन, ठीक है ना। और आई का मतलब, यहाँ पे फर्स्ट का मतलब क्या है, ऑर्डर नंबर, मतलब पहला। इकोलाई से, इकोलाई बैक्टीरिया से पहला खोजा जाने वाला एंजाइम कौन है, इकोआर फर्स्ट है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं आसानी से। मेरे हिसाब से आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। फिर जस्ट इसी के बाद एक नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। किसके बारे में मिलेगा? आपको प्लाज्मिड 322 के बारे में मिलेगा और पीयूसी के बारे में मिलेगा, ठीक है ना। तो उसका वीडियो जस्ट इसी के बाद मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ये मेरे हिसाब से आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरीके से बोर्ड की तरफ, ठीक।